स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज से हमने इनकम टैक्स का क्लास शुरू किया है और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे तीन तीन पार्ट में। पहला थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल और तीसरा हम एग्जाम में कैसे जो भी हाउस प्रॉपर्टी पर सवाल आएगा उस सवाल को हम कैसे क्रैक करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। जैसा आप जानते हो कि किसी भी इंसान का कोई भी पैसा आता है, कोई भी इनकम आता है, वो 5 हेड में होता है। वो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन एंड पाँचवां है अदर सोर्स। आज हम एक-एक हेड के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ जानेंगे और उसके बाद एक-एक हेड को लेके जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिज़नेस एंड प्रोफेशन पर हम डिटेल क्लास करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर क्लास करेंगे। तो आज जो हमारा क्लास है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इनकम सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज इनकम क्या है। इनकम क्या है? जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान, जब कोई कंपनी, जब किसी भी थर्ड पार्टी से आपको कोई पैसा मिलता है वो इनकम है। अब एज अब एज ए स्टूडेंट आप कहोगे कि सर मेरे पिताजी ने मेरे को 1000 रुपीज दिया एज ए पॉकेट मनी, तो क्या ये इनकम है? जी नहीं, इट इज़ नॉट ए इनकम। इनकम इसलिए नहीं है कि आपने इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं किया। अगर ये इनकम आपको कहीं पर जाके किसी को ट्यूशन पढ़ाने जाते, वहाँ से कोई पैसा आता, तब ये इनकम होता। आप किसी के यहाँ जाके कोई सिंगिंग करते, वहाँ से कोई पैसा देता, तब ये इनकम होता। हो सकता है आप किसी के यहाँ गार्डनिंग के लिए जाते और वो अंकल जी गार्डनिंग में बहुत अच्छे हैं और आपने कोई टिप्स बता दिया या आपने कोई पौधा ला के दे दिया और उसके बदले में उन्होंने कुछ पैसा दिया, तब वो इनकम के कैटेगरी में आएगा। लेकिन पिताजी, जब आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर, सिस्टर, अंकल, रिलेटिव कोई भी पैसा देते हैं टू एक्सपेंड फॉर योरसेल्फ, आपके पॉकेट मनी के लिए पैसा देते हैं, तो वो पैसा इनकम में नहीं आता है। अब एग्जांपल लेते हैं आपके आपके और हमारे डैड का। जैसे मेरे डैड जॉब करते हैं और वो जब 30 दिन काम करते हैं तो 1 तारीख को उनको एक पैसा मिलता है। उस वो जो भी पैसा मिलता है उनके एम्प्लॉयर के यहाँ से वो सैलरी में ट्रीट होता है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स लगाने से हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है। क्या दोनों का रिलेशनशिप एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का है? हाँ, अगर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का है तो ये टैक्स लगेगा, अदरवाइज इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो रिलेशनशिप एज ए रिटेनरशिप है, एज ए बिजनेसमैन का है कि आप अकाउंटेंट हो और आप कहते हो मैं आपके यहाँ फुल फ्लेज जॉब नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ मंथ में 3 से 4 दिन आऊँगा और पर्टिकुलर मैं 4 दिन आने का 5000 या 10,000 लेता हूँ। तो वो जो इनकम अर्निंग है, वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन में टैक्स लगेगा। तो हमें ये देखना है कि जो भी पैसा हमें आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसका नेचर क्या है। हाउस प्रॉपर्टी, जब आपके पास कोई घर है, उस घर में आपने रेंट लगाया हुआ है, वो पैसा जो आता है, रेंट का जो पैसा आता है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है। जो फोर्थ कैटेगरी है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पर लगाया हुआ था। आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर डाउन द ईयर आपको किसी कारण से पैसे की ज़रूरत है, या आज आप एक छोटे शहर में रह रहे हो, कल को आप बड़े शहर में शिफ्ट कर जाते हो, या एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हो और सोचते हो कि इस घर को या इस ज़मीन को हमें बेच देना है। तो जब उस कैपिटल असेट को सेल कर देते हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो या कोई शॉप हो या आपका कार हो, इस तरीके से अगर किसी भी चीज़ को आप सेल करते हो तो उससे जो भी इनकम आता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। तो हमने देखा ये 4 हेड, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल हेड। इसके अलावा जो भी सोर्स बच जाता है, मतलब इसके अलावा जो भी जिस नेचर से भी पैसा आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होता है। जैसे आपने बैंक में सेविंग अकाउंट है, आपका बैंक में एफडी होता है, उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, तो वो इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। तो इन 4 सोर्स के अलावा अगर कोई भी तरीके से पैसा आता है और वो पैसा आपका इनकम हो जाता है, तो यहाँ पर चारों सोर्स में नहीं आता है, तो रेसिडुअल जो हेड है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ पर ये टैक्स लगता है। और जब हमने ये 5 हेड जान लिया, यहीं पर आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना, जब भी आपको कोई पैसा मिलता है
जब भी आपको कोई पैसा मिलता है, ठीक है, इसका सिर्फ दो नेचर हो सकता है। पहला, आपने किसी के लिए कोई काम किया हो, या यू हैव प्रोवाइडेड सर्विस, आपने उससे कोई गुड्स परचेज किया हो, आपने कोई उसको गुड्स दिया हो या कोई सर्विस दिया हो, या आप अ, आपने सर्विस देने का वादा किया हो, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अगर आप काम करते हो, तो उससे जो पैसा आता है वो इनकम होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये इनकम जो एक बार आपको आ गया, ये पैसा आप लौटाते उसको नहीं हो, दैट इज द जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है इस इनकम का, वो है कि जो पैसा आपको एक बार आ गया वो आपको लौटाना नहीं है। लेकिन यही पैसा, सपोज दैट मैंने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज लिया और मैंने बोला कि आफ्टर 2 मंथ में आपको लौटा दूंगा, तो इसका नेचर क्या है? रिटर्निंग। ओके, तो ये जो पैसा मैंने 20,000 रुपीज लिया, ये टैक्स, इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा मुझे लौटाना है, ठीक है, ये लोन है। तो जब भी कोई पैसा इन इन इनफ्लो ऑफ मनी होता है, इनकमिंग ऑफ मनी होता है, तो सिर्फ दो तरीका है, पहला इनकम और लोन। तो इनकम के ऊपर ही टैक्स लगता है। और अगर वो नेचर डिफाइंड हो गया कि ये इनकम है, तब हमने देख लिया कि वो इनकम सैलरी हेड से आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी हेड से आ रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ रहा है, कैपिटल गेन से आ रहा है, या अदर सोर्स से आ रहा है। तो यहाँ तक आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि जो इनकम टैक्स में 5 हेड है, वो पांचों हेड में टैक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है। अगर किसी को कोई भी इसमें कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए कि सर आई एम नॉट, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, या अगर ये मेरा एग्जाम्पल है इसका क्या आंसर होगा, तो वहां से हम आपको आंसर देंगे। Now, अब हमने जो टॉपिक चूज किया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक्ट में सेक्शन 22 में तीन चीजें लिखा हुआ। सबसे पहला, देयर शुड प्रॉपर्टी ऑन लैंड और बिल्डिंग, एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा, ही मस्ट बी ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, आपको उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप होना चाहिए। तीसरा, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नॉट यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास एक घर है, और वो लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बना हुआ है, घर है, ठीक है, और उसकी ऑनरशिप मेरे पास है, और उस बिल्डिंग को मैं अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं करता, उसमें मैं अकेला रहता हूँ, मेरे परिवार रहते हैं, मेरे माता पिता रहते हैं, मेरी पत्नी रहती है, मेरे बच्चे रहते हैं। तो इससे अगर मैंने किसी को रेंट पर लगाया है, इससे कोई भी इनकम अगर डिराइव करूंगा, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स लगेगा। अगर इन तीनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है, तो वो पैसा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लगेगा। जैसे एक बिल्डिंग है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी का ऑनरशिप है वो मेरे पिताजी के हाथ में है। जो लैंड प्रॉपर्टी का ऑनरशिप है वो पिताजी के हाथ में है, और पिताजी ने मेरे को राइट दे रखा है कि इस बिल्डिंग से, इसमें 2 फ्लोर बना हुआ है, एक फ्लोर पर मैं खुद रहता हूँ, दूसरे वाले फ्लोर को मैंने रेंट पर लगाया हुआ है, और मेरे डैड ने मेरे को ये पावर दिया हुआ कि इससे जो भी इनकम आएगा ये तुम्हारा इनकम है, इससे तुम अपने परिवार का भरण पोषण, लाइवलीहुड, जो भी खर्च करना है वो करो। तो सपोज दैट मेरे को एक फ्लैट लगा के 11,000 का रेंट आता है, इस 11,000 के रेंट को क्या मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाऊंगा? तो यहाँ पर हमें तीन कंडीशन देखना होगा। पहला कंडीशन, लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली है। क्या मैं इसका ऑनर हूँ? नहीं। लास्ट, क्या मैं इसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ? तो डेफिनेटली नहीं। लेकिन जो बीच वाला जो एक ऑनरशिप का जो पॉइंट है वो क्लैश कर गया। इट मीन, तो इससे जो भी पैसा आएगा वो मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तो लगेगा क्योंकि इट इज द इनकम, इट इज द इनकम। तो इसको टैक्स कहाँ लगेगा? ये टैक्स लगेगा पीजीबीपी में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर इसी एग्जाम्पल को हम इस तरीके से लेके चलते हैं, लैंड पिताजी का था, ऑनरशिप पिताजी का था, और वो रेंट वो रिकवर करते, पहले वो अपने अकाउंट में ले लेते, उसके बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते। तो मेरा और पिताजी का जो रिलेशनशिप है वो ब्लड रिलेशनशिप है, और वो गिफ्ट में कंसीडर हो जाता, लोन में कंसीडर हो जाता, लेकिन इनकम में कंसीडर नहीं होगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी को से जो इनकम आ रहा है उसको टैक्स लगने के लिए हमें कम से कम तीन कंडीशन, पहला लैंड और बिल्डिंग होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप मेरे पास होना चाहिए, और उस बिल्डिंग को मैं अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। तभी उसके बाद जो इनकम उस बिल्डिंग से या उस पोर्शन से जो डिराइव होगा, उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाएंगे।
सपोज दैट मेरा 2 फ्लोर का घर है, मैंने ऊपर वाले फ्लोर पर मैं खुद रहता हूँ, नीचे वाले पर मैंने कोचिंग शुरू कर दिया है, ठीक है? और कोचिंग से मेरे को इनकम आ रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है वो कहता है कि शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो मैं कोचिंग चला रहा हूँ वो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन है। तो अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो हम वहाँ पर टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये यहाँ तक क्लियर है कि 5 हेड क्या है और हाउस प्रॉपर्टी में हम टैक्स कब लगाते हैं। अब आपके सामने 2 पिक्चर है। पहला पिक्चर है एक बिल्डिंग का और एक वैकेंट लैंड का, प्लॉट का। तो इस जो बिल्डिंग का पिक्चर है, इससे जो भी इनकम डिराइव होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। अब इस बिल्डिंग से क्या-क्या इनकम हो सकता है? हो सकता है इस बिल्डिंग में मैंने किसी को 2 महीने के लिए रेंट दे दिया हो, सालों भर के लिए रेंट दे दिया हो, ठीक है? या किसी को मैंने ऑफिस चलाने के लिए दे दिया हो, किसी को रहने के लिए दे दिया, मतलब एनी काइंड ऑफ इनकम अगर मैं इससे जो डिराइव कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कि ये कमर्शियल लोकेशन में नहीं हो, ये शॉप नहीं हो, तो वो फिर पीजीबीपी में चला। अगर ये रेसिडेंशियल हाउस है और उससे कोई भी इनकम डिराइव होता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा। अब हम इसी के सामने जो दूसरा प्लॉट था मेरा, वो वैकेंट है, प्लेन है, प्लॉट है। अब मैंने इसमें पार्किंग सेवा शुरू कर दिया। मेरे आसपास एरिया में पार्किंग की बहुत दिक्कत थी, मैंने यहाँ पर पार्किंग सेवा शुरू कर दी। जैसे ही मैंने पार्किंग सेवा शुरू कर दिया, पार्किंग फैसिलिटी, तो सारे कारों, किसी ने 50, किसी ने 100, जितना भी एज पर टाइम दे आर पेइंग टू मी। इस तरीके से जो भी पैसा वो पे करते हैं तो वो पैसा मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में आएगा, ना कि मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वैकेंट लैंड से वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड या अदर सोर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि वैकेंट लैंड में जो पहला कंडीशन है, क्या आप उसके ऑनर हो? एग्री। क्या आप उसके ऊपर कोई बिल्डिंग है? नहीं। अब बिल्डिंग का यहाँ पर आप डिफिनीशन भी आप समझ लीजिए कि बिल्डिंग का डिफिनीशन क्या होता है। बिल्डिंग का डिफिनीशन होता है एक स्क्वायर बॉक्स जहाँ पर छत हो, जहाँ पर आदमी रह सकता हो। अब इस वैकेंट लैंड में तो आप टेंट लगा के रह सकते हो, क्या उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सबसे पहले परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, चारों तरफ से घेरा हुआ, जहाँ पर रेन में या किसी भी तरीके से आपको लीकेज ना हो, ठीक है? घर बना दिया, धीरे धीरे लीकेज हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने टेंट लगाया हो या छत ही नहीं है तब तो पूरा का पूरा बारिश ही आ रही है ना? तो इस केस में हमें ये देखना है कि सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेम्प्रोरी नहीं कि हमने टीन से या टेंट लगा दिया। तो अगर इस तरीके से कोई भी इनकम डिराइव होता है तो बिजनेस इनकम में होगा, अदर सोर्स में होगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में होगा। हाउस प्रॉपर्टी का जैसे अभी हमने देखा कि हम इसका यूज कर सकते हैं अपने रहने के लिए, या जो मैंने बात किया था लेट आउट के लिए। तो यहाँ पर 4 यूज हो सकता है, या तो मैं खुद रहूँ, मेरे पेरेंट रह लें, या मैंने उसको किराया पर लगा दिया हो, लेट आउट कर रखा हो, या वैकेंट है। लेट्स एज्यूम मेरे पास 2 घर हैं, 2 शहर में, सिटी ए और सिटी बी में। तो मैं सिटी ए में रहता हूँ, इसी बीच में मेरा 2 मंथ के बाद मेरा जॉब लग गया सिटी बी में, तो सिटी ए वाला घर मैंने खाली रहने दिया, वैकेंट कर दिया कि चलो कभी भी महीने 2 महीने में, 6 महीने में एक बार आऊँगा तो मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं किसी को किराया नहीं लगाऊँगा, तो वैकेंट है। तो अगर कोई भी घर आपका वैकेंट है या लेट आउट है या खुद रह रहे हो, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ये आपने यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में कर दिया तो वो पीजीबीपी में टैक्स लगेगा, जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिट रेंट। अभी तक हमने जान लिया कि इनकम क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट रेंट। जैसे ये घर है, ये घर मैंने किराया पर दिया। इस घर के साथ इस घर के अंदर फ्रिज, ओवन, सोफा सेट, फर्नीचर, एसी सारा कुछ लगा हुआ है। तो मैंने एक जो रेंटर आया उसको मैंने बोला कि भाई साहब, ये तो मेरा घर पूरा फुल्ली फर्निश है, मैं रेंट का एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट लूंगा, और ये जो फर्नीचर और मशीन है, एसी है, लिफ्ट है, उसका मैं एक्स अमाउंट लूंगा। दोनों मिला के जो अमाउंट आता है उसको कंपोजिट रेंट कहते हैं, ठीक है? अगर घर है, घर के अंदर और भी कोई अदर फैसिलिटी है और उस फैसिलिटी के लिए मैं इनकम चार्ज करता हूँ, तो वो कंपोजिट रेंट होगा। अगर आप किसी के यहाँ रेंट लेने जाते हो और उन्होंने खाली घर दिया हुआ, कोई बेड नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई सोफा नहीं है, तो वो रेंट फॉर
हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ फ्रिज दे रखा है, अलमीरा दे रखा है, एसी लगा के दे रखा है, और फिर आपका किचन का सेट दे रखा है, डाइनिंग टेबल दे रखा है, टेलीविजन दे रखा है, तो उस केस में जो इनकम आता है वो कंपोजिट रेंट कहलाता है। नाउ अब ये कंपोजिट रेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है? कंपोजिट रेंट अगर सेपरेट कर सकते हैं कि रेंट का क्या पोर्शन है, अदर पार्ट का क्या पोर्शन है, तब हम जो रेंट का पोर्शन है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगा देते हैं और अदर पोर्शन को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लगा देते हैं। अगर नॉन सेपरेबल है कि हम सेपरेट नहीं कर सकते, हमने उसको इकट्ठा बोल दिया 20,000 रुपया टैक्स लगेगा जी, तो अगर 20,000 को हम सेपरेट नहीं कर सकते कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना रेंट है और आपका अदर सोर्स के लिए कितना रेंट है, तो उस केस में हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्स लगाना है। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंपोजिट रेंट का, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होना है। ये घर है, इस घर का रेंट मैंने 15,000 रुपया फिक्स किया हुआ था और फर्नीचर और मशीन के लिए मैंने 5,000 कर दिया। अगर मैंने रेंट एग्रीमेंट बनाता हूँ या ये कंफर्म कर देता हूँ अपने किराएदार को कि घर के लिए तो 15,000 रुपया लगेगा और अदर जो फैसिलिटी है अगर आप ये लेते हो तो 5,000, अदर मनी में सारा फैसिलिटी निकाल लेता हूँ, एसी निकाल लूंगा, फ्रिज निकाल लूंगा, सोफा निकाल लूंगा, बेड निकाल लूंगा। अगर ये सारा चीज़ निकाल लेता तो आपको 15,000 देंगे। अगर वो कहता नहीं चाहिए मेरे पास तो आई रिक्वायर्ड एसी, आई रिक्वायर्ड टेलीविजन, आई रिक्वायर्ड फ्रिज, लेकिन मेरे पास है नहीं तो आप ये रहने दो, अब मैं 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। तो ये दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट रेंट। अगर वो 15,000 हाउस प्रॉपर्टी के नाम पर देता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, और 5,000 अलग से मुझे देता है, सेम अकाउंट में दे, कैश में दे, वो हम उस पर अभी बात नहीं करें, लेकिन वो दोनों सेपरेट है। अगर सेपरेट करके दे रहा है तो वो 5,000 आपका पीजीबीपी में टैक्स होगा और 15,000 आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। ठीक है। अगर ये अमाउंट जो 20,000 का ये सेपरेबल नहीं है, सेपरेट नहीं कर रहे हो, हमने एक बनाया और कहा कि ठीक है जी, अब आप ये 20,000 आपको टैक्स लगेगा, सॉरी 20,000 आपको रेंट देना है, लेकिन ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि घर के लिए कितना और फर्नीचर के लिए कितना। अगर ऐसा सिनेरियो है कि जब आपको डिसीजन नहीं होता है, आपको नहीं पता चल रहा है कि घर के लिए कितना देना है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना देना है, मशीन के लिए कितना देना है, तो उस केस में सारा का सारा जो इनकम आएगा वो पीजीबीपी में टैक्स होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ वही चीज टैक्स होगा जो एट्रीब्यूटेबल टू हाउस प्रॉपर्टी है। अगर एट्रीब्यूटेबल टू हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो ये चीज टैक्स वहां पर नहीं होगा। अगर नॉन सेपरेबल है, कंपोजिट रेंट है, सेपरेट नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा इनकम पीजीबीपी और अदर सोर्स में होगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मनीष सर ये पीजीबीपी में और अदर सोर्स में कब करेंगे? अगर आपके पास बहुत सारे बिजनेस है और आप इसी बिजनेस में हो, ठीक है, तब तो आपको पीजीबीपी में टैक्स लगेगा। लेकिन सपोज दैट आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ आपने सिर्फ एक घर को ही कंपोजिट रेंट पर लगाया हुआ, तो उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा। अगर आप नॉर्मल, आपका बिजनेस एसएससी हो, आपका बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, तब ये पीजीबीपी में जाएगा, अदरवाइज ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। Now, दिस इज द फर्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू क्या है, और अंडर सेक्शन 24 में कौन कौन सा डिडक्शन है, तो ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आई एम आई एम वेटिंग you for the next video, or thank you very much to watch this video. And if you think this is the good informative and good video for you, so you can like, you can subscribe my channel, and you can discuss with the other friends जो कि आपके बीकॉम में या जो भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप उनको बता सकते हो, और ये चैनल अपने से सब्सक्राइब, अपने लिए सब्सक्राइब करें और दूसरे के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम coming with the next video very soon. Thank you.